हम लोग बात कर रहे थे फिलिप पिनेल की। तो फिलिप पिनेल से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को यदि मैं आपके साथ साझा करूं तो मैं आपको बता दूं कि फिलिप पिनेल मानसिक रोगियों का मानवीय दृष्टिकोण से मानवीय देखभाल के आधार पर उपचार करने के समर्थक थे और साथ ही साथ मानसिक बीमारी का पहली बार प्रकार और उसके इलाज की जानकारी फिलिप पिनेल के द्वारा ही दी गई थी। साथ ही साथ फिलिप पिनेल ने क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स की भी कोशिश की थी और सिजोफ्रेनिया की जो प्रारंभिक जानकारी थी वो फिलिप पिनेल ने प्रस्तुत की थी। हालांकि सिजोफ्रेनिया बाद में सबसे लास्ट में अंतिम में ब्यूलर के द्वारा इसका कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, नाम पहली बार इन्होंने सुझाया था। और साथ ही साथ फिलिप पिनेल ने केस हिस्ट्री की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी और मानसिक रोगियों से ग्रसित जो व्यक्ति थे, जो रोगी थे, उनको जंजीरों से, बेड़ियों से मुक्त कराकर मानवीय उपचार के आधार पर इन्हें ठीक किया जा सकता है, इसकी पहल इस रूप में, इस व्यापक रूप में लेकर के आने का जो श्रेय है यह फिलिप पिनेल को ही दिया जाता है। और इनका घोर विश्वास था कि मानसिक रोगियों को ठीक किया जा सकता है, हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उनकी मानसिक बीमारियों में विशेष तरह की रुचि थी, क्योंकि एक घटना का जिक्र होता है जिसमें उनकी एक बेस्ट फ्रेंड, खास एक दोस्त जो मैनिया डिप्रेशन से ग्रसित थी, उसने आत्महत्या कर ली थी, जो इनके जिस घटना का इनके ऊपर विशेष प्रभाव था। और तभी से मानसिक रोगियों में या मानसिक रोगियों के प्रति इनकी विशेष रुचि थी और उनको विशेष तरीके से समझने की कोशिश ये करते थे। और इसके साथ ही साथ जब 1973 में उन्हें बिसेट्रे हॉस्पिटल पेरिस का डायरेक्टर बनाया गया था, तो वहाँ लगभग 4000 कैदी थे और इन 4000 कैदियों में से लगभग 200 मानसिक रोगों से ग्रसित थे। यानी इन 4000 कैदियों में से मात्र 200 कैदी ऐसे थे जो अलग अलग मानसिक विकृतियों से ग्रसित थे, बाकी दूसरे वजहों से वो कैदी उस हॉस्पिटल में बंद किए गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, जब फिलिप पिनेल को पहली बार बिसेट्रे हॉस्पिटल का डायरेक्टर बनाया गया तो नियुक्ति के बाद इन्होंने वार्ड नंबर 7 से इनका विशेष लगाव हो गया। जो हॉस्पिटल था उसमें कई सारे वार्ड थे और उस वार्ड में वार्ड नंबर 7 से फिलिप पिनेल का एक विशेष लगाव था, जुड़ाव था, जिसमें 200 मानसिक रोगियों को भर्ती किया गया था, क्योंकि उनकी रुचि खास तौर पर मानसिक रोगियों के प्रति थी, क्योंकि एक घटना ने इन्हें प्रभावित किया था और इन्होंने अस्पताल रोगियों की पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांगा। यानी इस बिसेट्रे हॉस्पिटल में डायरेक्टर बनने के बाद इन्होंने अस्पताल से, वहां के प्रशासन से, वहां के लोगों से जितने मानसिक रोगी 200 जो मानसिक रोगी वार्ड नंबर 7 में भर्ती थे, उन सारे मानसिक रोगियों की विस्तृत रिपोर्ट इन्होंने मांगी। और हॉस्पिटल के लोगों का कई बार इस तरीके से काम करने के कारण फिलिप पिनेल से बहस भी हो जाती थी, लड़ाई भी हो जाती थी। और इसके बावजूद भी फिलिप पिनेल खुद रोगियों से मिलने चले जाते थे, उन्हें कभी कभी जंजीरों से, बेड़ियों से खुद खोलने चले जाते थे। और इसीलिए मैंने कहा कि कई बार वहाँ के कर्मचारियों से इनकी झड़प भी हो जाती थी, बहस भी हो जाती थी, क्योंकि रोगियों को समझने का इनका एक अलग तरीके का एक
विचार था, एक अलग तरह की धारणा थी। फिलिप पिनेल एक एक रोगी से व्यक्तिगत रूप से मिलते थे और एक दिन में कई बार वो रोगियों से मिलते थे, उनसे लंबी लंबी बातें किया करते थे, और जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि वो प्रत्येक रोगी से केस हिस्ट्री लेना चाहते थे, उसके कारण को बेहतर तरीके से समझना चाहते थे। और इन्होंने लगातार 2 वर्षों तक उस हॉस्पिटल में भर्ती कई अलग अलग मरीजों से उनकी केस हिस्ट्री लिया और विस्तृत तरीके से उन्हें समझने की कोशिश की। बाद में, जैसा कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर बाद, मैं फिलिप पिनेल के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको दे रहा हूं। बाद में मैंने पीछे भी बताया था कि बाद में उन्हें साल्पेट्रियर हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी बनाया गया, और साल्पेट्रियर जो हॉस्पिटल है यह गांव की तरह से था, क्योंकि लगभग 7,000 व्यक्ति या रोगी या अलग अलग केसों में इन्वॉल्व, अलग अलग 7,000 लोग, जिसमें बुजुर्ग भी थे, गरीब भी थे, बीमार भी थे, पुरुष भी थे, महिलाएं भी थीं, इनको साल्पेट्रियर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और इनके साथ उपचार के नाम पर अत्याचार किया जाता था, तरह तरह की यातनाएं दी जाती थीं, और इसमें से कुछ रोगी ऐसे थे जो पिछले 30 से 40 साल तक इस हॉस्पिटल में बंद थे। फिलिप पिनेल वास्तव में साल्पेट्रियर जाना चाहते थे। जब बिसेट्रे हॉस्पिटल का डायरेक्टर इन्हें नियुक्त किया गया तो पेरिस में ही साल्पेट्रियर हॉस्पिटल कोई बेहतर तरीके से जानते थे वहाँ की स्थिति, और इनकी दिली ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि मैं साल्पेट्रियर हॉस्पिटल जाऊं, वहाँ के रोगियों से मिलूं, उन्हें समझने की कोशिश करूं। और जब उन्हें साल्पेट्रियर हॉस्पिटल का डायरेक्टर बनाया गया तो बहुत खुश थे, क्योंकि वो वास्तव में जाना चाहते थे और ऐसे रोगियों से और विशेष रूप से महिलाओं से मिलकर के उनके समस्याओं को समझना चाहते थे, क्योंकि महिलाओं से, महिला रोगियों से इनकी विशेष रुचि थी, लगाव था। मैंने कारण बताया कि इनकी एक महिला फ्रेंड, महिला दोस्त जो मैनिया से ग्रसित थी, मैनिया डिप्रेशन से ग्रसित थी, और उसके मृत्यु के बाद, सुसाइड करने के बाद, इनका जो रुख था, इनका जो रुचि थी, वह बिल्कुल बदल गया था। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि उन्होंने, यानी फिलिप पिनेल ने, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, फिलिप पिनेल ने ऐसी चिकित्सा पर, ऐसे उपचार पर जोर दिया था जो रोगियों के साथ बहुत क्लोज्ड हो, मैत्रीपूर्ण हो, घनिष्ठ हो, व्यक्तिगत समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने वाला हो, उद्देश्यपूर्ण हो। ऐसी चीज़ों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना था। चूँकि वो एमडी किया था, इन्होंने मेडिकल के स्टूडेंट थे, एमडी किया था, इसलिए इनकी एक अलग तरह की सोच थी। इन्होंने महिला कैदियों को भी जंजीरों से, बेड़ियों से आज़ाद कराया, और महिलाओं, जो मरीज थे, इन मरीजों को जंजीरों से मुक्त करा करके इन्होंने जो अपना अमूल्य योगदान दिया, यह निश्चित रूप से एक साइकोपैथोलॉजी के इतिहास में विशेष रूप से जाना जाता है। और ख़ास तौर से एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं कि उस समय साल्पेट्रियर हॉस्पिटल हो या बिसेट्रे हॉस्पिटल जो पेरिस के, जहाँ पे दोनों जगहों पे इनको डायरेक्टर बनाया गया था अलग अलग समय पर, उस समय जो इन्होंने रोगियों को जंजीरों से मुक्त कराया था, यह मुक्त कराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि किसी भी रोगी को मुक्त कराने से पहले इन्हें वहाँ की गवर्नमेंट से या सरकार से एक लिखित अनुमति सरकार से लेनी होती थी, क्योंकि बिना अनुमति वो किसी भी मरीज को बेड़ियों से आज़ाद नहीं कर सकते। तो इन्हें कई बार सरकार से अनुमति लेनी पड़ी, लेकिन इन्होंने लिया, और सरकार ने इस शर्त पर उन्हें ऐसे रोगियों को बेड़ियों से आज़ाद करने की स्वीकृति प्रदान की कि अगर किसी तरह की अनहोनी होती है, किसी तरह की घटना होती है, किसी तरह का जानलेवा हमला होता है, तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इस रिस्क पर हम आपको अनुमति देते हैं। और इसके बावजूद भी ये डरे नहीं
और अनुमति लेकर के ऐसे रोगियों को जंजीरों से, बेड़ियों से आज़ाद कराया। एक बार 40 वर्षों से इस जेल में कैद एक मरीज से जब पहली बार इन्होंने उसे बेड़ियों से आज़ाद कराया और आज़ाद कराने के बाद उससे पूछा कि क्या यदि हम आपको बेड़ियों से आज़ाद करें, मुक्त करें, तो आपको कैसा लगेगा, क्या आप इन बेड़ियों से मुक्त होना चाहोगे? तो उस रोगी ने यह कहा कि निश्चित रूप से हम इन बेड़ियों से बाहर निकलना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं और हम किसी भी तरह का वायलेंट या अग्रेसिव या इस तरह का जो बिहेवियर है, हिंसात्मक जो व्यवहार है, वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसी सहमति के आधार पर उस मरीज को जो 40 साल से उस अस्पताल में भर्ती था या उसमें उसको कैद करके रखा गया था, 40 साल के बाद उसे बेड़ियों से आज़ाद किया गया और वह निकल करके बाहर आया, दरवाजे से बाहर आया। और 40 साल बाद जब पहली बार वह उस जेल से बाहर आया, उसने 40 साल बाद पहली बार जब धूप देखा, सूरज को देखा, प्रकाश को देखा, तो उसके मुंह से जो पहली आवाज़ निकली थी वह यही थी कि वाह, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। और निश्चित रूप से धीरे धीरे उस रोगी के हालात में, उसके व्यवहार में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह कैदी जिसे 40 वर्षों से बंद करके रखा गया था, सुधार होने के साथ साथ वह लोगों की मदद भी करने लगा और उसे 2 वर्ष बाद ठीक होने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया, उसे रिहा कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि बिसेट्रे हॉस्पिटल के डायरेक्टर बनने से पहले, बिसेट्रे हॉस्पिटल का जब डायरेक्टर फिलिप पिनेल को बनाया गया, उससे पहले उस हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले रोगियों की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी और इसमें ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती थी, ज़्यादातर अपराधियों की, रोगियों की मौत हो जाती थी। यानी लगभग 50% से भी ज़्यादा रोगियों की मौत हो जाती थी। जब फिलिप पिनेल को इसका डायरेक्टर बनाया गया तो इस संख्या में बहुत, जहां पर 8 में से 5, 4 से 5 रोगियों की मौत हो जाती थी, वहां पर यह आंकड़ा घट करके 8 में से 1 के आसपास चला गया। और निश्चित रूप से यह एक बहुत ही क्रांतिकारी संकेत था, एक प्रभाव था, योगदान था, जिसको साइकोपैथोलॉजी के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जब 1826 में फिलिप पिनेल की मृत्यु हुई तो उनके जनाजा में, उनके मरने के बाद उनके शव यात्रा में बिसेट्रे और साल्पेट्रियर हॉस्पिटल के वो तमाम रोगी जिनको इन्होंने रिहा कराया था, उनके शव यात्रा में वो सारे रोगी शामिल हुए और उस जनाजा में, उस शव यात्रा में वह भी रोगी शामिल हुआ जिस रोगी को 40 साल के बाद पहली बार बेड़ियों से आज़ाद करा करके फिलिप पिनेल ने बाहर निकलने दिया था और जिसने कहा था कि वाह, बाहर कितनी अच्छी धूप है, वह भी रोगी उनके शव यात्रा में शामिल हुआ था। यह उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और निश्चित रूप से इनके इस इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं मैंने इंडिया टुडे से लेकर के जो indiatoday.com पर जो इन्फॉर्मेशन था, कई बुक से, और साथ ही साथ इनके बारे में जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के जो विचार हैं, इन तमाम तरह के जगहों से, रिसोर्सेज से मैंने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है। आप इसको खुद अलग अलग जगहों पर जा कर के पढ़ सकते हैं, इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, खंगाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें समझना होगा। और मैं बात कर रहा था आपसे एंशिएंट टाइम का, मिडिल एज का। अब
समय है कि हम लोग साइकोपैथोलॉजी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मॉडर्न एज में, मॉडर्न पीरियड में भी समझने की कोशिश करें। और मॉडर्न जब हम ओरिजिन की बात करते हैं साइकोपैथोलॉजी की, या मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, तो यह 1801 से लेकर के 1950 के बीच तक का माना जाता है। और 1801 से लेकर के 1950 के बीच कई मनोवैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया था, जिसमें से पहला नाम यदि हम लें तो बेंजामिन रस का आता है। और बेंजामिन रस 1745 से लेकर के 1813 ईस्वी के बीच आते हैं। और यह अमेरिकन फिजिशियन थे, और इन्होंने पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी जो थी उसमें जो हॉस्पिटल था, पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। और साथ ही साथ इन्हें 1796 में ह्यूमन केयर या ह्यूमन केयर ट्रीटमेंट को महत्वपूर्ण मानते हुए इसको और भी सुविधा युक्त बनाया जाए, इस पर बेहतरीन इन्होंने काम किया था। यानी 1796 में इन्होंने मानवता के आधार पर ऐसे रोगियों का उपचार किया जाए, उसको कितना सुविधाजनक बनाया जाए, इस पर काम किया था। और सुविधाजनक वार्ड भी इसी कॉन्सेप्ट पर इन्होंने बनवाए थे। इन्होंने मेल और फीमेल रोगियों के लिए अलग अलग वार्ड बनाया भी था और इसकी वकालत भी की थी। और साथ ही साथ पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में पड़ता है, यह यूएसए के डिलाडेल्फिया सिटी में स्थित है। और यह 515 बेड का हॉस्पिटल है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। और मानसिक समस्याओं का कारण भी इन्होंने ब्रेन पैथोलॉजी को माना था। जो तमाम तरह के और अंधविश्वास थे उससे काफ़ी ये दूर इन्होंने काम किया था। और थोड़ा और अगर हम बढ़ते हैं इस मॉडर्न पीरियड में, तो 1802 से लेकर के लगभग 1887 के आसपास अगर देखें तो एक नाम निकल करके आता है, और एक पहली महिला मनोवैज्ञानिक का नाम निकल कर आता है जिसका नाम था डोरोथिया डिक्स। और डोरोथिया डिक्स एक महिला मनोवैज्ञानिक थी जो अमेरिकन समाज सुधारक भी थी, स्कूल टीचर भी थी। इन्होंने साइकोपैथोलॉजी के इतिहास में जो योगदान दिया है निश्चित रूप से इसको भुलाया नहीं जा सकता। और मैं मुख्य रूप से बताऊं तो अमेरिका में मेंटल जो हाइजीन मूवमेंट चलाया गया था उसकी शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो आंदोलन चलाया गया था ये इन्हीं की अगुवाई में चलाया गया था। और मानवीय दृष्टिकोण पर इन्होंने भी बल दिया था। और साथ ही साथ इन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसे मानसिक रोगियों के उपचार के लिए 32 अलग अलग हॉस्पिटल खुलवाए थे, जो निश्चित रूप से इनके एक विशेष योगदान को प्रदर्शित करता है। एक तीसरा नाम लेते हैं जो 1842 से लेकर के 1925 के बीच आता है, और नाम है जोसेफ ब्रियूर का। और जोसेफ ब्रियूर जर्मन फिजिशियन थे, और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अगर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूं तो ये एक न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट थे। न्यूरोफिजियोलॉजी में इनकी विशेष रुचि थी। ये फ्राइड के गुरु थे, आप जानते होंगे। और इन्होंने अपनी रोगी, एक पेशेंट थी जिसका नाम था अन्ना ओ, जिसे हिस्टेरिया हुआ था। और हिस्टेरिया में क्या हुआ था, कौन से लक्षण थे, पैरालिसिस एंड डिस्टर्बेंसेस ऑफ विजन एंड स्पीच। ये 2 सिम्टम्स थे जिसके आधार पर हिस्टेरिया हुआ था। और इसके उपचार के लिए इन्होंने कैथारसिस मेथड का उपयोग किया था। कैथारसिस मेथड से इस हिस्टेरिया के पेशेंट जिसका नाम अन्ना ओ था का उपचार इन्होंने किया था। और मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि जिस समय ब्रेउर इस पर कार्य कर रहे थे, यानी अपनी पेशेंट अन्ना ओ के हिस्टेरिया का इलाज कर रहे थे, उस समय फ्रायड एक विद्यार्थी के रूप में इनके अंडर पढ़ाई कर रहे थे, सीख रहे थे। और फ्रायड को अन्ना ओ के इस केस में विशेष रुचि थी। वो बहुत गहराई से इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे। और फ्रायड और ब्रेउर ने अपनी बुक स्टडीज इन हिस्टेरिया जो 1895 में आई थी, अन्ना ओ के केस का वर्णन करते हैं। और साथ ही साथ फ्रायड
हमेशा एक बेहतरीन सिद्धांत के तलाश में थे जो उन्हें बहुत लोकप्रिय बना सकता था। यानी हमेशा एक ऐसा सिद्धांत मैं लेकर के आऊं, विकसित करूं, जिससे मैं विश्व में अचानक पॉपुलर हो जाऊं, इसकी तलाश में हमेशा रहते थे। और फ्रायड ने हिप्नोसिस जो अपने गुरु थे ब्रेउर थे उन्हीं से ही सीखा था। और फ्रायड और ब्रेउर दोनों ने मिलकर के कैथारसिस मेथड का जो यूज था ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने किया था। और अगर मैं अभी जोसेफ ब्रेउर जो फ्रायड के गुरु थे उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा था, अगर मैं फ्रायड के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करूं जो 1856 से लेकर के 1939 के बीच आते हैं, तो फ्रायड, सिगमंड फ्रायड एक ऑस्ट्रियन या यूरोपियन एक न्यूरोलॉजिस्ट थे या साइकियाट्रिस्ट थे, ये इनको दोनों नामों से जाना जाता है। और इन्होंने मानसिक रोगों के लिए फिजिकल कारणों से ज़्यादा साइकोलॉजिकल कारण को जिम्मेदार माना था। और इसीलिए इन्होंने अपने गुरु ब्रेउर से हिप्नोसिस की दीक्षा ली थी, को सीखा था। और हिप्नोसिस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, यानी हिप्नोसिस को अपने गुरु ब्रेउर से सीखने के बावजूद भी इन्हें हिप्नोसिस पर और बेहतर करने के लिए, बेहतर तरीके से सीखने के लिए उस समय 1885 में हिप्नोसिस पर एक और बेहतरीन काम करने वाले विद्वान का नाम था शार्को, जो फ्रांस में के रहने वाले थे। और इन्होंने इस पर शार्को से भी कुछ विशेष सीख लेने के लिए फ्रांस चले गए और वहां से भी हिप्नोसिस पर इन्होंने कई सारी चीजों को सीखा। और ब्रेउर से तो इन्होंने अपने गुरु से सीखा ही था। इनके अनुसार, यानी फ्रायड के अनुसार, मानसिक समस्याओं का कारण अचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड होता है, जिसमें दमित इच्छाएं होती हैं। और यह दमित इच्छाएं ही अनैतिक व्यवहार का कारण होती हैं, अनैतिक होने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जो हमारे दमित इच्छाएं होती हैं, जो इम्पल्सेस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो डिजायर्स होती हैं, जो दमित कर दी जाती हैं, यही दमित इच्छाएं हमारे अंदर तमाम तरह की असामान्यता का कारण होती हैं, जो हमारे व्यवहार को निर्धारित करती हैं, कंट्रोल करती हैं। यह मुख्य धारणा थी फ्रायड का। और इसीलिए रिप्रेस्ड फीलिंग कॉन्शस लेवल पर आकर के हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जब तक इन्हें हम कॉन्शस लेवल पर आकर के नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी व्यक्ति की समस्या को नहीं समझ सकते, उनका निदान नहीं कर सकते। इसलिए निश्चित रूप से इस पर समझने की बात की। और इन्होंने दो तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए थे उपचार के लिए, एक फ्री एसोसिएशन और एक ड्रीम एनालिसिस। ठीक है, इस पर मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा, मैं बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसको आपको याद दिला रहा हूं। और बाद में साइको एनालिटिक अप्रोच को इन्होंने डेवलप किया। और साइको एनालिसिस जो थेरेपी है का भी आधार इन्होंने रखा, जिसमें फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस उसके महत्वपूर्ण पार्ट थे, जिसके आधार पर रोगियों का उपचार किया जाता था। और इन्होंने 1900 में एक बुक लिखी जो बहुत ही पॉपुलर हुई थी, जिसका नाम था द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। ये पब्लिश किया गया था, जिसमें उपचार के बारे में वर्णन इन्होंने किया था। और साइको एनालिटिक अप्रोच डेवलप करने के बाद ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए, मशहूर हो गए। और कई सारे मनोवैज्ञानिक इनके शिष्य के रूप में काम किए, जिसमें हम अब्राहम का नाम ले सकते हैं, कार्ल यूंग का नाम ले सकते हैं, अर्नेस्ट जोन्स का नाम ले सकते हैं, ब्रिल का नाम ले सकते हैं, एडलर का नाम ले सकते हैं। तमाम लोग जो इनके शिष्य के रूप में तमाम तरह की चीज़ें सीखे। यह बात अलग है कि एडलर और यूंग इनके सबसे खास स्टूडेंट में इनका नाम आता है। और बाद में वैचारिक मतभेद होने के कारण फ्रायड से ये दोनों अलग हो गए। और यूंग ने एनालिटिक साइकोलॉजी को आगे बढ़ाया, जो कल्चरल फैक्टर्स पर बात करता है, जबकि
एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी को ये लेकर के आगे जाते हैं और 1909 में जीएस हॉल ने क्लार्क यूनिवर्सिटी अमेरिका में इसी साइको एनालिसिस के लिए फ्रायड को आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं और कई सारे लेक्चर्स क्लार्क यूनिवर्सिटी में जीएस हॉल के प्रयास के आधार पर कई सारे लेक्चर साइकोएनालिसिस में इन्होंने कराया, जो फ्रायड ने जाकर के दिया था, जिसको डायनामिक कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रायड के नाम से भी जाना जाता है। और ये कुछ वर्षों तक वहाँ पर रुके और कई सारे लेक्चर्स इन्होंने साइकोएनालिसिस पर दिए थे। चूँकि फ्रायड की बात मैं कर रहा हूँ तो फ्रायड के जो पिता थे वो ऊन व्यवसायी थे और इनकी माता उनके पिता की तीसरी पत्नी थी। 7 भाई बहनों में ये सबसे बड़े थे और वियन्ना यूनिवर्सिटी में 1881 में इन्होंने एमडी किया था। ये जानना जरूरी है अगर आप इनके सिद्धांत को, इनके व्यक्तित्व को समझना चाहते हैं। और इन्होंने अपने, इनका जो शुरू से जो झुकाव था, इंटरेस्ट था, वो न्यूरोलॉजी के प्रति था। इन्होंने तत्कालीन न्यूरोलॉजिस्ट जो अर्नेस्ट ब्रूकी जो थे, इनके साथ भी इन्होंने काम किया था और कई तरह की चीज़ें इन्होंने सीखी थी। और मैं एक बड़ी बात यहाँ पर कर दूँ, चूँकि फ्रायड का मैं के बारे में बता रहा हूँ, 1933 में हिटलर यानी जर्मनी के हिटलर ने वियना पर यानी इनके स्थान पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद इनकी जो बुक थी उस बुक को भी इसने जलवा दिया, क्योंकि फ्रायड ने जो नया तरह के कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे यह उनको पसंद नहीं था, वो इसको नहीं मानते थे। इसके साथ ही साथ अगर कुछ और भी लोगों के हम योगदान के बारे में बात करें, अगर हम आईवी पैवलो के बारे में बात करें जो 1849 से लेकर के 1936 के बीच में आते हैं, 1904-05 के आसपास, इनके भी, हालांकि इनका सिद्धांत लर्निंग में आता है, लेकिन साइकोपैथोलॉजी में भी के ट्रीटमेंट में भी इनके सिद्धांत का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और आईवी पैवलो एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे, क्योंकि 1904 में इनको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पर नोबेल प्राइज दिया गया था और इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को डेवलप की थी, जिनका उपयोग साइकोपैथोलॉजी में भी, ट्रीटमेंट में भी व्यापक तरीके से किया जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 1856 से लेकर 1926 के बीच में, तो एक जर्मन साइकियाट्रिस्ट जिसका नाम था एमिल क्रेपलिन का नाम आता है। और क्रेपलिन के नाम को हम भुला नहीं सकते अगर साइकोपैथोलॉजी के इतिहास को अगर हम समझना चाह रहे हैं। 1913 के आसपास की बात है। इन्होंने यानी क्रेपलिन जो थे, ये विलियम वुंट के साथ इन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में जो पहली बार विलियम वुंट ने एक लैब की स्थापना की थी, उसमें इन्होंने काम किया था। और इन्होंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बायोलॉजिकल बैकग्राउंड और उसके क्लासिफिकेशन पर भी इन्होंने काम किया था क्रेपलिन ने। और क्रेपलिन इसके साथ साथ जो बर्बर उपचार किया जाता था जो मानवता के विरुद्ध था, ऐसे चीज़ों पर इन्होंने आपत्ति जताई, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया और इन्होंने साइकोएनालिटिक थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो अप्रोच है, ये जो थ्योरी है, ज़्यादा सेक्सुअलिटी पर आधारित है और हर एक कंडीशन में यह सही नहीं हो सकता और बिना पेशेंट को सुने और उसके बिना ऑब्जर्वेशन के हम उसका बेहतर तरीके से इलाज नहीं कर सकते। और इन्होंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक समझ की शुरुआत क्रेपलिन ने की थी और इन्होंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक कारणों को महत्वपूर्ण माना था। इन्होंने डिमेंशिया प्रीकॉक्स एंड मैनिक डिप्रेशन का वैज्ञानिक वर्णन सर्वप्रथम करने की कोशिश की और डिमेंशिया प्रीकॉक्स को बाद में सुधारते हुए ये बात अलग है कि ब्लेउर ने सबसे पहले सिजोफ्रेनिया का जो टर्म इन्होंने प्रस्तुत किया, जिसकी शुरुआत इन्होंने की थी।
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और साइकोपैथोलॉजी के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। आते हैं 1832 से 1920 के बीच में, तो एक नाम आता है विलियम वुंड। और विलियम वुंड जो जर्मन के एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक फिजियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इन्होंने लिप्जिंग में यानी जर्मनी में साइकोलॉजिकल लैब की सबसे पहले 1879 में इन्होंने स्थापना की थी। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और 1878 से लेके 1958 के बीच आते हैं, तो जॉन बी वाटसन, यानी संक्षिप्त में अगर हम कहें तो वाटसन का नाम आता है, जो अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट थे। और इनके बारे में अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊं तो निश्चित रूप से अगर इनके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन के अलावा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, वाटसन को आप सभी लोग जानते हैं, जो महान व्यवहारवादी इन्हें माना जाता है। इनके पिता शराबी थे और माता धार्मिक प्रवृत्ति की थी, यानी ज़्यादातर पूजा पाठ करती थीं, लेकिन इसके बावजूद भी ये नास्तिक थे। और इनकी शादी यूजी में ही यानी अंडर ग्रेजुएशन में ही, स्नातक में ही हो गई, और इनकी पत्नी का नाम मैरी आइकस था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगे आपको समझ में आएगा। इनकी शादी यूजी में ही मैरी आइकस नामक महिला से हुई, और इनकी बीवी यानी मैरी आइकस को इनकी यानी वाटसन की स्टूडेंट थी जिसका नाम था रोसली रेनर। तो इनकी पत्नी मैरी आइकस को उनकी स्टूडेंट यानी रोसली रेनर के संबंधों से लेकर के बहुत शंका थी। उनका शक था कि मेरे पति वाटसन का संबंध उनकी विद्यार्थी स्टूडेंट रोसली रेनर के साथ अच्छा नहीं है, और इसी शक के आधार पर इनकी पत्नी मैरी आइकस एक बार बिना बताए इनकी स्टूडेंट रोसली रेनर के घर तक पहुंच जाती हैं, उनके बेडरूम तक पहुंच जाती हैं। और बेडरूम में पहुंचने के बाद एक उनका लिखा हुआ प्रेम पत्र लेटर वो पाती हैं, और लेटर मिलने के बाद उनका दिमाग खराब होता है, बहुत गुस्से में हो जाती हैं, और बहुत वो उन पर नाराज होती हैं। और ये बात इतनी बढ़ जाती है कि वह उस समय के न्यूज़पेपर में भी छप जाता है, जिससे वाटसन को अपने पोस्ट से, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। यह बात अलग है कि 1920 में वह अपनी पत्नी को यानी मैरी आइकस को ये डिवोर्स दे देते हैं, तलाक दे देते हैं, और अपनी स्टूडेंट, क्या नाम है उनका, रोसली रेनर से ये शादी कर लेते हैं, जो कि इनकी यूजी की स्टूडेंट थी। और ये तमाम तरह की चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा इस आधार पर भी आप वाटसन के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, उनके बारे में समझिए, क्योंकि तमाम तरह की घटनाओं का भी का जो प्रभाव है उनके जीवन, उनके सिद्धांतों और उनकी धारणाओं पर निश्चित रूप से पड़ता है। और मैं आपको इनके बारे में अब कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन के बारे में बताऊं तो उनके बेहतरीन कार्य के लिए एपीए ने गोल्ड मेडल भी इन्हें प्रदान किया था। यह एक महान व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट थे, और इन्होंने ही कहा था कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं जिस बच्चे को जो चाहूं वो बना सकता हूं। मैं एक भिखारी के बच्चे को, मजदूर के बच्चों को भी आईएएस बना सकता हूं, और एक डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस के बच्चे को भी मैं भिखारी बना सकता हूं, मजदूर बना सकता हूं। इतना बड़ा विश्वास इनका वातावरणीय कारकों पर था, और इन्हें व्यवहारवाद का, बिहेवियरिज्म का जनक या संस्थापक भी कहा जाता है। और व्यवहार के आंतरिक कारकों से ज़्यादा इन्होंने बाह्य कारकों को, माहौल को, वातावरण को, इन्वायरमेंट को, परिस्थितियों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना था। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ ये भी याद दिला दूँ कि इन्होंने जो अपना प्रयोग, एक्सपेरिमेंट अल्बर्ट बंडूरा पर किया था, अल्बर्ट नामक बच्चे पर जो किया था,
इस एक्सपेरिमेंट में इनके साथ इनकी स्टूडेंट, जिससे कि इन्होंने शादी कर ली थी, अपनी पत्नी को तलाक दे करके जो अपनी स्टूडेंट से इन्होंने शादी की थी, रेस्ली रेनर, भी इनके एक्सपेरिमेंट में इनके साथ थी और इनका इन्होंने सहयोग किया था और इन्होंने अल्बर्ट नामक बच्चे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिनके आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत को पेश किया था। थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ते हैं 1904 से लेकर 1990 के बीच, तो एक नाम आता है बीएफ स्किनर का। स्किनर, हालांकि स्किनर की जो थ्योरी है वो लर्निंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अमेरिकन एक बिहेवियरिस्ट थे, एक फिलासफर थे और इन्होंने ये वाटसन से बहुत प्रभावित थे और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने रिवार्ड एंड पनिशमेंट के कंसेप्ट को लेकर के आए थे और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की बात इन्होंने किया था, जो साइकोपैथोलॉजी में और ख़ास तौर से ट्रीटमेंट के लिए इनके सिद्धांत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद हरमन रोसा का अगर हम बात करें 1884 से लेकर 1922 में, तो हरमन रोसा, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, हालांकि इनकी 37 वर्ष में ही मृत्यु हो गई थी और हरमन रोसा ने 1921 में रोसा इंक ब्लड टेस्ट बनाया था, जो प्रोजेक्टिव टेस्ट का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और महत्वपूर्ण इसका योगदान माना जाता है। और उसके बाद बात हम मार्गन और मर्रे की करें, जो 1893 से लेके 1988 के बीच का समय और 1935 में टीएटी का निर्माण इन्हीं दोनों ने मिलकर के किया था और ये दोनों अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इनके टेस्ट यानी टीएटी यानी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट का उपयोग पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए व्यापक तरीके से किया जाता है। तो ये कुछ लोगों के योगदान को हम नहीं भूल सकते। और यदि हम साइकोपैथोलॉजी को 1951 से लेकर के आज तक के कालखंड में समझने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से 1950 के आसपास भी अमेरिका में और देशों में मेंटल हॉस्पिटल्स की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। 1950 के बाद की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि अभी भी अस्पतालों में मानवीय मूल्यों की बात जो तमाम मनोवैज्ञानिकों ने बहुत शुरू में ही कही थी, उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं था, बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं था और इसीलिए मेंटल हॉस्पिटल्स में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर को खोला गया, जिससे कि मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से ऐसे रोगियों का उपचार किया जा सके। और आजकल तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स भी खोले गए हैं, जहां पर क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर के तर्ज पर तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, तुरंत जिसको जिस तरह की ज़रूरत हो प्रदान की जा रही हैं। और इसीलिए आजकल हॉटलाइन टेलीफोन सेंटर्स की भी स्थापना की गई है, जहां पर आप जा कर के ऑनलाइन भी सुविधा आप ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। और इसी 1951 से लेकर के आज तक के बीच में 1948 से लेकर 1952 के बीच अगर हम देखें, तो आईसीडी और डीएसएम पर भी महत्वपूर्ण रूप से काम किया गया। और आईसीडी को सबसे पहले WHO ने 1948 में पब्लिश किया। ICD-6 के नाम से जाना जाता है। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, क्योंकि ICD-8 आता है 1968 में, ICD-9 आता है 1978 में, ICD-10 आता है 1993 में और ICD-11 आता है 2014 में। और इसी ड्यूरेशन में DSM, जो कि APA के द्वारा पब्लिश किया गया था, और DSM फर्स्ट आता है 1952 में, DSM सेकेंड आता है 1967 में, DSM थर्ड आता है 1980 में, DSM थर्ड आता है 1987 में, DSM फोर्थ आता है 1994 में, DSM फोर्थ TR आता है 2000 में, DSM फिफ्थ आता है 2013 में और DSM सिक्स जो अभी हाल ही में 2022 में पब्लिश हुआ है। तमाम तरह के ICD और DSM के वर्जन्स के बारे में, मॉडिफिकेशंस के बारे में, पब्लिकेशंस के बारे में बता रहा हूँ, जो साइकोपैथोलॉजी के इतिहास में एक नए तरह की उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। और इसके साथ ही साथ मैं जाते जाते
अगर इंडिया में, भारत में साइकोपैथोलॉजी में महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में बात करूं तो 1974 में निमहांस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की स्थापना की जाती है और इसके साथ ही साथ निमहांस बहुत ही रेप्यूटेड एक सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, जहां पर साइकोलॉजी से रिलेटेड तमाम तरह के कोर्सेज चलाए जाते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल, पीएचडी से लेकर तमाम तरह की चीज़ें वहाँ होती हैं। मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण सेंटर जिसका योगदान निश्चित रूप से इस पर व्यापक तरीके से है। और 1962 में CIP यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री की स्थापना रांची में की जाती है, जो अब झारखंड में है। तो निश्चित रूप से यह भी एक उपलब्धि है भारत में। और 1998 में रिनपास यानी रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंसेस, जो रांची झारखंड में है, यह भी एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से इंडिया में इन 3 सेंटर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरीके से मैंने 2 अलग अलग वीडियो में 2 अलग अलग पार्ट में साइकोपैथोलॉजी के इतिहास को समझाने की कोशिश की। मैं विश्वास करता हूँ या ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोगों को साइकोपैथोलॉजी या नॉर्मल साइकोलॉजी या बिहेवियरल डिसऑर्डर से संबंधित जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वह विस्तृत रूप से समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट है या कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस पर जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैंने तमाम तरह के रिसोर्सेज का उपयोग किया। मैंने इंडिया टुडे से लेकर के इंडिया टुडे का जो ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर भी जाकर के कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की। और गूगल पे तमाम मनोवैज्ञानिकों ने जो अलग अलग लोगों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए उसको जानने के साथ ही साथ जो बार्लो एंड डुरांड की साइकोपैथोलॉजी की बुक है, मैंने उसके आधार पर भी तमाम तरह की सूचनाएं या इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। और जाते जाते आप सभी लोगों ने इतना समय दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।